नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की चुनौतियों के अनुसार देश को दिशा देने का प्रयास किया है। जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी दोनों अलग-अलग युग के नेता रहे हैं और दोनों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के हिसाब से गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार किया। लेकिन 21वीं सदी के डिजिटल, ग्लोबली कनेक्टेड और एस्पिरेशनल भारत में नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस मॉडल स्पीड, स्केल, टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट डिलीवरी पर केंद्रित दिखाई देता है। इस मॉडल का उद्देश्य सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं, बल्कि उसके लाभों को, उससे जो लाभ होता है वो देश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, जहां गवर्नेंस को मेजरेबल आउटकम्स के माध्यम से इवेल्युएट किया जा सके। मोदी की गवर्नेंस फिलॉसफी का सबसे बड़ा पिलर है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पब्लिक सर्विस और इसकी डिलीवरी। चाहे वो जनधन अकाउंट्स हो, आधार हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, उसको एक साथ इंटीग्रेट करके वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटाइज किया गया है। इस डिजिटल इकोसिस्टम ने सब्सिडी लीकेज को कम करने, मिडिलमैन के भूमिका को घटाने और गवर्नमेंट बेनिफिट्स को सीधे बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से गवर्नेंस को ग्राउंड लेवल पर विजुअल बनाने का प्रयास किया गया है। स्केल मोदी एरा की एक और प्रमुख विशेषता रही है। जहां पहले वेलफेयर स्कीम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सीमित ज्योग्राफिकल कवरेज तक सीमित रहते थे, वहीं पिछले दशक में उन्हें नेशनल स्केल पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास हुआ है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, रेल मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के माध्यम से भारत की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी सुधारने, मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने और रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गवर्नेंस का कोर कंपोनेंट बनाया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी फोकस स्केल और कम्पिटिटिवनेस पर रहा है। चाहे वो मेक इन इंडिया हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हो, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के माध्यम से भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डिजिटल टैक्सेशन इकोसिस्टम और कंप्लायंस रिफॉर्म्स के माध्यम से फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का भी प्रयास हुआ है। साथ ही यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल कर दिया है। सोशल इंक्लूजन को भी गवर्नेंस का एक केंद्रीय स्तंभ बनाया गया है। कैबिनेट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर भी विशेष जोर दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अभियान के माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सैनिटेशन, हाउसिंग, क्लीन कुकिंग, फ्यूल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में टारगेटेड इंटरवेंशंस के माध्यम से वेलफेयर को इंटाइटलमेंट के बजाय एम्पावरमेंट के फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश की गई है। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी भारत ने मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच को अपनाया है। भारत ने एक साथ अमेरिका, रशिया, यूरोप, गल्फ कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के साथ अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा है। G20 प्रेसिडेंसी, ग्लोबल साउथ समिट, क्वाड पार्टिसिपेशन और वेस्ट एशिया से स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट के माध्यम से भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग को और भी मजबूत किया है। इस अप्रोच का उद्देश्य जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाए रखते हुए भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हितों को आगे बढ़ाना रहा है। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव देखने को मिला। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन और कैलिब्रेटेड रिस्पांस डॉक्ट्रिन पर अधिक जोर दिया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में सेल्फ रिलायंस और नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस मेकिंग को, फास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म को जो स्ट्रेंथन करने की दिशा में काफी काम हुआ है। फूड सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वेलफेयर डिलीवरी को भी ब्रॉडर नेशनल रेजिलियंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया गया है। एनवायरमेंटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर काम किया गया है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के साथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने का भी प्रयास किया है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करने का भी पॉलिसी फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। मोदी की गवर्नेंस स्टाइल की एक और पहचान है इंप्लीमेंटेशन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ उसकी मॉनिटरिंग, डिजिटल डैशबोर्ड, पीरियोडिक रिव्यूज और टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन पर भी जोर दिया गया है। गवर्नेंस को आउटकम बेस्ड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव उपयोग हुआ है, जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सिटीजन इंपैक्ट के बीच का समय कम करने की कोशिश की गई है। डिजिटल मॉनिटरिंग और रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन रिव्यूज ने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी नए फ्रेमवर्क में रीशेप किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पीरियड को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेलफेयर डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल स्केल का युग के रूप में देखा जा सकता है। इस दौरान गवर्नेंस का फोकस पॉलिसी इंटेंट से बढ़कर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, मेजरेबल आउटकम्स और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी पर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत को एक लार्जर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ है। इसी कारण पिछले दशक को भारत के गवर्नेंस मॉडल में एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन के रूप में देखा जा रहा है, जहां डिजिटल स्टेट कैपेसिटी और लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट आधार बन गए हैं। धन्यवाद।